सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार सुशांत को न्याय दिलवाने के लिए अमेरिका से आवाज बुलंद कर रही हैं। श्वेता ने आज पहली बार अपने ट्विटर में रिया का नाम लिया। दरअसल रिया के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ है। इसी के बाद श्वेता ने आज ट्वीट किया और कहा कि एक आपराधिक मामला है और सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। ईडी ने जो जानकारी सीबीआई के साथ साझा की है उसमें रिया के ड्रग्स लेने और ड्रग्स के कारोबार में शामिल होने का जिक्र है। ईडी ने रिया के ड्रग्स माफिया से कनेक्शन की बात भी कही है। ईडी ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को चिट्ठी लिखी है, लिहाजा बड़े पैमाने पर एनसीबी इसकी जाँच की शुरुआत करने वाली है। आज तक को रिया की कुछ चैट मिली है जिसमें रिया सैमुअल नाम के शख्स से ड्रग्स लेने की बात कह रही हैं। इस चैट में शौविक का भी जिक्र है और वहीं एक और चैट में रिया किसी को ड्रग्स लेने की सलाह दे रही हैं। रिया का एक और संदेश सामने आया है जिसमें वो किसी से ड्रग्स के बारे में जानकारी ले रही हैं। वहीं रिया के वकील का कहना है कि रिया ड्रग्स नहीं लेती, इसके लिए वो जाँच कराने को भी तैयार है। रिया और श्रुति मोदी के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स कनेक्शन का पता चला है। इस बातचीत में रिया वीड शब्द का इस्तेमाल करती दिख रही हैं। इस व्हाट्सएप चैट में सुशांत ने वीड छोड़ने और दवा लेने का वादा भी किया है। चैट में श्रुति रिया से कह रही है कि सुशांत को पूरी तरह से वीड लेना बंद करना होगा। तब रिया ने कहा कि सुशांत ने कल छोड़ दिया, वो सोने के लिए गया है। रिया ने आगे कहा कि मैं दिन भर के लिए निकल रही हूँ। ईडी ने सीबीआई के साथ रिया के फोन कॉल डिटेल्स और चैट डिटेल्स भी साझा किए हैं। सूत्रों के मुताबिक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स डीलर के बीच संपर्क करने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। वैसे ईडी ने सीबीआई को दिए किसी भी तरह के सबूत और सुराग पर चुप्पी साध रखी है। मुंबई में सीबीआई की जांच का आज छठा दिन है, जहां कुछ और लोगों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सुशांत के दोस्त का दावा करने वाले संदीप सिंह को सीबीआई समन भेजने की तैयारी में है। संदीप सिंह सुशांत की मौत के बाद अस्पताल से लेकर शमशान तक के कामों में मौजूद थे। सुशांत के करीबी होने का दावा करने वाले संदीप सिंह को परिवार ने पहचानने से इनकार कर दिया। वहीं संदीप सिंह की पिछले 1 साल से सुशांत से कोई बातचीत नहीं हुई है। इस बीच संदीप की कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि संदीप ने सुशांत के मौत के बाद 2 दिन में 4 बार एम्बुलेंस ड्राइवर से बातचीत की थी, जिसके बाद संदीप की भूमिका शक के घेरे में है। सुशांत केस में सीबीआई की ताबड़तोड़ पूछताछ जारी है। कल सीबीआई ने 7 लोगों से पूछताछ की। वहीं सुशांत के सीए से भी करीब 10 घंटे सवाल जवाब किए। सुशांत के कुक नीरज सिंह और सिद्धार्थ पिठानी से कल एक बार फिर सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई की टीम कल कूपर अस्पताल भी गई, जहां डॉक्टर से सुशांत को लेकर जानकारी हासिल की। वहीं सुशांत से जुड़े कागजात लिए कल उन डॉक्टरों से पूछताछ की गई जिन्होंने सबसे पहले कूपर अस्पताल में सुशांत के शव को देखा था और मृत घोषित किया था। इसके बाद एम्स के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई फिर उन डॉक्टरों से सवाल जवाब करेगी जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। सुशांत केस की जांच कर रहे पुलिस वालों से भी सीबीआई पूछताछ की तैयारी कर रही है। मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों को सीबीआई की तरफ से नोटिस भेजा गया है। वहीं सीबीआई की एक टीम ने ईडी के अधिकारियों से भी केस को लेकर बातचीत की। बिहार के अररिया के उदाहाट गांव के समीप अंग्रेजों के जमाने का बना बर्दिया पुल टूटकर बकरा नदी में समा गया। इस हादसे में एक ट्रैक्टर, एक ऑटो समेत 1 दर्जन से अधिक लोगों के नदी में डूबने की बात कही जा रही है। स्थानीय स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर गोताखोर लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक किसी के मौत की खबर नहीं है। टूटा पुल बहुत पुराना था, उसके बगल से नए पुल का निर्माण भी हो रहा है। घटना को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से मुरादाबाद की रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ जाने से मुरादाबाद टिहरी बाईपास रोड पर रामगंगा नदी का पानी 1 से 1.5 फुट ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से सड़क से गुजर रहे वाहनों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। सड़क से कटान को बचाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने सड़क के दोनों तरफ मिट्टी के बैग लगा दिए हैं ताकि सड़क न कटे।
सूरत में एक बार फिर मूसलाधार बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। खाड़ी का पानी फिर शहर में भरने लगा है, जिसके चलते शहर के लिम्बायत, पर्वत पाटिया, पर्वत गांव और सारुली इलाकों में जगह जगह बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी भर गया है। एक हफ्ता पहले भी गुजरात में बाढ़ का पानी भरने से लोगों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ी थी। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद 90 बांध लबालब भर चुके हैं। राज्य के सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात में बाढ़ के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। शहरी इलाकों से तो बाढ़ का पानी निकलने लगा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी मुसीबत बनी हुई है। साणंद जिले में हजारों एकड़ फसल बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। राजकोट में हफ्ते भर की मूसलाधार बारिश के बाद पूरा इलाका समंदर जैसा दिखाई दे रहा है। नदियों में आई उफान से यहां का मशहूर स्वामी नारायण मंदिर भी बाढ़ में डूब गया है। बस मंदिर का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है, बाकी सभी तल पानी में डूबे हुए हैं। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का खौफ कम हुआ है, तो अब धमही नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। नदी मोहनपुर गांव के किनारे तक पहुंच गई है, जिससे कई घरों को खतरा पैदा हो गया है, जबकि कटान के कारण कई मकान ध्वस्त हो चुके हैं। गांव में मंदिर और स्कूल को भी धमही नदी से खतरा पैदा हो गया है। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बीते 2 दिनों से यहां मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तमाम इलाके जलमग्न हैं। बाजार और कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील की है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में जोरदार बारिश के बाद नदियां सड़क और पुल के ऊपर से बह रही हैं। ऐसे में सड़क पर चलना और पुल को पार करना खतरनाक हो गया है, लेकिन प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोग खतरा मोल लेकर कभी पैदल तो कभी बाइक पर पुल पार कर रहे हैं। यहां बीते 48 घंटे में 10 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अभी 1-2 दिन बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। वडोदरा में 4 दिन के बाद फिर मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसकी वजह से फिर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते बिजली का खंभा एक कार पर आ गिरा, जिससे कार का कचूमर निकल गया। गनीमत रही कि कार पर खंभा गिरने से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। पहाड़ टूटने की ये खौफनाक तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां कुथनौर बैंड के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा महज 10 सेकंड में टूटकर सड़क पर आ गिरा। हाईवे पर जा रहे एक बाइक सवार ने भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भूस्खलन में 3 लोगों की जान चली गई। पहाड़ों से टूटी चट्टानों में 3 लोग जिंदा दफन हो गए। पुलिस और सेना की मदद से तीनों के शव मलबे से बाहर निकाले गए। हाईवे को भी भूस्खलन से नुकसान हुआ है। टिहरी में भारी भूस्खलन के चलते ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा है। 2 दिन बाद भी हाईवे पर गिरी चट्टानों को हटाया नहीं जा सका है। नरेंद्र नगर के पास हाईवे से बड़े बड़े बोल्डर को हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। हाईवे बंद होने से सैकड़ों लोग जाम में फंसे हुए हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हंगामे के बाद गांधी परिवार अब डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुट गया है। चिट्ठी लिखने वाले असंतुष्ट धड़े की अगुवाई करने वाले गुलाम नबी आजाद को मनाने के लिए खुद सोनिया गांधी को आगे आना पड़ा है। बैठक के तुरंत बाद राहुल गांधी ने भी गुलाम नबी आजाद से बात करके गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की थी। सोमवार शाम को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की। हालांकि ये पता नहीं चल सका है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है।
फिर भी इस फोन कॉल की टाइमिंग को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि गांधी परिवार किसी भी कीमत पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को रूठने नहीं देना चाहता है। हमारे राज्यसभा विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी जी, उपनेता है आनंद शर्मा जी, मुकुल वासनिक जी महामंत्री हैं, बड़ी सीनियर लीडर्स हैं। तो ये समझना मुश्किल है कि उन्हें चिट्ठी लिखने की आवश्यकता क्या थी। सीधा जाके जो भी बात है सोनिया जी से बात कर सकते थे और सोनिया जी से अपनी बात करते। और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। इस वर्चुअल मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी होंगे। सोनिया गांधी और मुख्यमंत्रियों की बैठक राज्यों का बकाया जीएसटी, नीट और जेईई परीक्षा के मुद्दे पर होगी। छात्रों के विरोध के बावजूद जेईई, नीट परीक्षाएं सितंबर महीने में ही होंगी। परीक्षा आयोजित करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर परीक्षाओं का कार्यक्रम बताया है। जेईई की परीक्षा 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक होगी, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस बीच छात्रों, अभिभावकों और कई राज्य सरकारों का विरोध भी जारी है। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो सकता है। संसदीय समिति ने 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सत्र चलाने की सिफारिश की है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कोरोना संकट के चलते संसद भवन में सत्र के लिए कई नए इंतजाम होंगे। दोनों सदनों में सांसदों की बैठक की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की जाएगी। साथ ही गैलरी में बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। प्रशांत भूषण अपने बयान पर माफी मांगने को तैयार नहीं है। मंगलवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूषण ने जो जवाब दाखिल किया है उसमें उम्मीद थी कि वो अपने रवैये में कुछ सुधार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं 2009 के एक अवमानना मामले में प्रशांत भूषण के खिलाफ सुनवाई टल गई है। अब चीफ जस्टिस इसकी सुनवाई तय करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार चुनावी बिगुल फूंकने को तैयार हैं। 6 सितंबर को मोबाइल ऐप के जरिए नीतीश कुमार अपनी पहली वर्चुअल रैली करेंगे। माना जा रहा है कि इस ऐप के जरिए नीतीश कुमार बिहार में 1 लाख लोगों के साथ सीधे जुड़ेंगे। जेडीयू ने चुनावों के लिए एक ऐप तैयार किया है। 2 सितंबर को नीतीश इसका उद्घाटन करेंगे। इससे पहले 7 अगस्त को नीतीश की वर्चुअल रैली होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टाल दिया गया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के जेडीयू में शामिल होने की अटकलें तेज हो गईं। रघुवंश प्रसाद जून में ही पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं और इन दिनों पार्टी से नाराज हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने के लिए रविवार को तेजस्वी यादव ने दिल्ली में उनसे मुलाकात की थी और इस्तीफा वापस लेने की अपील की थी, लेकिन रघुवंश प्रसाद नहीं माने। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक अगर रघुवंश प्रसाद आरजेडी छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल होना चाहेंगे तो ये खुशी की बात होगी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को राज्य में करीब 10,500 नए मरीज सामने आए। इसी के साथ महाराष्ट्र में कुल कोरोना मामले 7 लाख के पार हो गए। वहीं मंगलवार को प्रदेश में 329 मरीजों की मौत हो गई। दक्षिण भारत में भी कोरोना संक्रमण रफ्तार में है। आंध्र प्रदेश में मंगलवार को करीब 10,000 नए मरीज सामने आए। आंध्र प्रदेश में अब तक करीब 3,500 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कर्नाटक में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जबकि करीब 150 मौत हो गई। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 6,000 मामले सामने आए हैं और 100 से ज्यादा मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में यूपी में 5,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 73 मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 500 मामले लखनऊ में सामने आए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में 90 मरीजों की पुष्टि हुई। नोएडा के कोविड सेंटर में मरीजों को दिए जाने वाले खाने में कीड़े मिलने की शिकायत सामने आई है। एक मरीज ने थाली में कीड़े का वीडियो बनाकर वायरल किया,
जिसके बाद डीएम ने जांच का आदेश दिया है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कोरोना के मामले बढ़ने के चलते लगातार दूसरे हफ्ते भी कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इस दौरान जरूरी चीजों की दुकानों को छोड़कर बाजार बंद रहेंगे, आवाजाही पर भी पाबंदी है। वहीं पुडुचेरी के कोविड अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने मंगलवार को खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने उसकी जान बचा ली। गाजीपुर के कोविड अस्पताल में आजकल सुरीली महफिल सज रही है। दरअसल मरीजों का तनाव घटाने के लिए डॉक्टरों ने गीत संगीत कार्यक्रम की पहल की है। कोविड सेंटर में भर्ती मरीज अपनी गायकी के जरिए मनोरंजन और तनाव भगाने की कोशिश कर रहे हैं। गणेश उत्सव के मौके पर मुंबई के वाडिया अस्पताल के कैंसर पीड़ित बच्चों ने चॉकलेट के गणपति बनाए थे। मंगलवार को बच्चों और अस्पताल के स्टाफ ने दूध में गणपति का विसर्जन किया और ये दूध सभी बच्चों में बांट दिया गया। पुलवामा हमले में एनआईए ने 13,500 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है। चार्जशीट जम्मू के एनआईए कोर्ट में दाखिल किया गया। चार्जशीट के मुताबिक सबूत जुटाने में अमेरिकी एजेंसी एफबीआई की भी मदद ली गई। खबर है कि चार्जशीट में कहा गया है कि पुलवामा में फिदायीन हमले की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से पाकिस्तान के बहावलपुर में रची गई थी। पुलवामा हमले में दाखिल एनआईए की चार्जशीट में 19 आतंकियों के नाम हैं, जिनमें 13 जिंदा हैं और 6 आतंकी अलग अलग ऑपरेशन में मारे गए हैं। मसूद अजहर चार्जशीट में पहला आरोपी है। मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ और उसके दूसरे भाई मौलाना अम्मार आलवी पर कश्मीर में बैठे आतंकियों को सुसाइड बम बनने के लिए ब्रेन वॉश करने का आरोप है। पुलवामा हमले की इस चार्जशीट में 4 आरोपी पाकिस्तान के बहावलपुर के रहने वाले हैं। इन चारों ने पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के सहारे कश्मीर में विस्फोटक भेजा। विकास दुबे कांड का एक नया ऑडियो सामने आया है, जिसमें तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार पी और तत्कालीन चौबेपुर एसओ विनय तिवारी की बातचीत रिकॉर्ड है। ऑडियो से ये साफ हो रहा है कि विनय तिवारी अपने साथी पुलिसकर्मियों को फायरिंग के वक्त छोड़कर भाग आया था। विनय तिवारी एसएसपी से बातचीत में डरा हुआ लग रहा है। मुठभेड़ के दौरान ही विनय तिवारी सारी जानकारी एसएसपी को दे रहा था। यूपी के आजमगढ़ में बीडीसी मेंबर सुरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। परिजनों ने लाश लेने से मना कर दिया और कई घंटों तक सड़क पर जाम लगाए रखा। हरियाणा के रोहतक में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर दुल्हन को अगवा कर लिया। दुल्हन दलित जाति की है, जबकि बदमाश अगड़ी जाति के हैं। बदमाशों ने शादी के बाद जा रही डोली को रास्ते में रुकवाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अपहरण के 6 घंटे बाद दुल्हन को बरामद किया। अभी तक सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। आगरा में तैनात सिपाही ने शराब के नशे में वर्दी की मर्यादा को तार तार कर दिया। शराब के नशे में सिपाही ठेले वालों के पास पहुंचा, उनसे वसूली करने की कोशिश की। ठेले वाले वीडियो बनाने लगे। अपनी इस करतूत को कैमरे में कैद होता देख सिपाही आग बबूला हो गया। उसने ठेले वालों पर सरकारी बंदूक तान दी और गोली मार देने की धमकी दी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से हत्या को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम देते थे। दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। अमृतसर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब जगजीत सिंह नाम के एक शख्स की छत से गिरकर मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने जगजीत सिंह को छत के ऊपर से फेंक दिया। फिरोजाबाद में 2 साल के मासूम बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप बच्ची के रिश्तेदारों पर है। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि रिश्तेदारों ने पहले कई बार बच्ची की हत्या करने की सरेआम धमकी दी थी।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। मलबे में अब भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम अब भी राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। सोमवार को रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत भर कर गिर गई थी। बिल्डिंग का निर्माण 2013 में पूरा हुआ था। हादसे के बाद पुलिस ने 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है। लखनऊ में एक प्रेमी जोड़ी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। 16 साल के लड़के का शव पेड़ से लटका मिला। एक दिन पहले 18 साल की लड़की की लाश पेड़ से लटकी मिली थी। पुलिस के मुताबिक युवक युवती का करीब 1 साल से अफेयर चल रहा था और रविवार को दोनों अपने घर से फरार हो गए थे। पुलिस को वारदात में हॉरर किलिंग का भी शक है। यूपी के फतेहपुर में जमीनी विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। धारदार हथियारों से भी एक दूसरे पर वार किया गया। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जिला मुख्यालय परिसर के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक गैंग रेप पीड़िता ने मिट्टी का तेल लेकर पहुंच गई। युवती ने पहले से ही आत्मदाह की चेतावनी दी हुई थी। पुलिस की सतर्कता से युवती को आत्मदाह करने से रोका गया और हिरासत में लिया गया। दिल्ली महिला आयोग ने एक 32 साल की महिला को दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से रेस्क्यू किया। महिला को पति ने पिछले कई महीनों से उसी के घर में जंजीरों से बांध रखा था। महिला को मारा पीटा और टॉर्चर किया जाता था। यूपी के रामपुर में बेकाबू रफ्तार बस ने 2 बच्चों की जिंदगी ले ली। अनियंत्रित बस ने बाइक सवार दंपति और 3 बच्चों को कुचल दिया। दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के भरतपुर में 14 साल की नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्ची के रिश्तेदार ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। सहारनपुर में एसएसपी ऑफिस के बाहर रेप पीड़ित महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला अपने बच्चों के साथ एसएसपी ऑफिस के सामने ही धरने पर बैठ गई। महिला का आरोप है कि पड़ोस के 2 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसमें एक पुलिस अधिकारी का भी नाम है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। झारखंड के खूंटी में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस ने 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर भी शामिल है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। यूपी के बिजनौर में एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने 3 बच्चों समेत कूदकर आत्महत्या कर ली। एक बच्चे की लाश बरामद हो गई है, जबकि महिला और 2 मासूम बच्चे अभी तक लापता हैं। पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने अपने अमेरिका में रंग भेद के आरोपों को खारिज किया है। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में बोलते हुए निक्की हेली ने कहा कि वो एक भारतीय माता पिता की संतान हैं। उनके परिवार को भी मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन अमेरिका रंग भेदी देश नहीं है। अफगानिस्तान के बलख प्रांत में एक आत्मघाती कार हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में 2 सैनिक भी शामिल हैं, जबकि 6 सैनिकों की हालत गंभीर है। स्पेन में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद स्कूल खोलने की तैयारी है। कैबिनेट की बैठक में सितंबर में स्कूल खोलने का प्लान तैयार किया गया है, लेकिन शिक्षक और अभिभावक संघ स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। जून के महीने में स्पेन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से था। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक करीब 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 8,16,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। अमेरिका, ब्राजील और भारत में कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है।
स्विट्जरलैंड में सौर ऊर्जा से चलने वाले विमान ने पहली बार उड़ान भरी। विमान ने करीब 5000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भरी। सौर ऊर्जा के भविष्य के लिए ये उड़ान क्रांति मानी जा रही है।